जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई थी, जंतर मंतर पे एक पत्रकार को पकड़ के उससे कहा गया जय श्री राम बोलो, और उसके बाद हम देखते गए और धीरे धीरे करके एक के बाद एक ऐसे मुद्दे सामने आए जिसने कहीं ना कहीं देश में माहौल को खराब करने पर पूरी तरह जोर दे दिया है। एक बार फिर देश में दो समुदायों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश लगातार जारी है और ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जिन्हें अनदेखा करना नामुमकिन है। इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि जंतर मंतर से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने कानपुर में एक ऐसा ही सिमिलर केस देखा जहाँ एक रिक्शे वाले को पकड़ के उसे उसकी बच्ची के सामने पीटा गया और उसे लव जिहाद करने के इल्ज़ाम में उसे कहा गया कि जय श्री राम बोलो। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक केस सामने आता है जहाँ एक चूड़ी बेचने वाले को पहले तो पीटा जाता है हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा, और तथाकथित आप कह लीजिए हिंदू समुदाय के आरएसएस समर्थक लोगों के द्वारा, और उसके बाद उसे ही, उस व्यक्ति पर ही ऐसी 9 धाराएं लगाकर ऐसे उसके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाती है और अब वही जेल में है। और उससे जिन लोगों ने पीटा, उन्हें बचाने के लिए अब हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पे हैं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा को मुकम्मल किया जाए। इन सबको आप कैसे देखते हैं, उन पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़े अफसोस की और बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस देश में हर कोने में हिंदू का राज है, हिंदुओं की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यों में उनकी सरकार है और उनकी संख्या भी इतनी बड़ी बताई जाती है। कोई उनका नेता कहता है 100 करोड़ है, मोहन भागवत कहते हैं 130 करोड़ है। उस सब के बावजूद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। और अभी आपने जो कहा कि वो तथाकथित जो है हिंदू, तथाकथित नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया जब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस चूड़ी वाले बेचारे गरीब व्यक्ति को, वो असहाय व्यक्ति को पीटने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अगर उन्हें छुड़ाने के लिए आरएसएस के लोग, हिंदू संगठनों के लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं आईजी डीआईजी ऑफिस के सामने, तो ये सिद्ध हो गया, इसमें फिर कोई बात नहीं रह गई है। वो वही हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं जिनका काम ही इस देश में दंगा फैलाना है, धर्म के नाम पर दंगा फैलाना है। ये बात सिद्ध हो गई और इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई और बात नहीं होगी। मैं समझता हूं ये इस समय जो माहौल है, जो चीजें सामने आ रही हैं, ये कोर्ट के लिए, अगर वाकई में इस देश की अदालतें, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर वो इंसाफ की बात करती हैं, न्याय दे सकती हैं, न्याय देने की अगर उनकी इच्छा है, तो मैं समझता हूं एक ये उदाहरण बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जिसमें उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति की पिटाई की गई, आप उसी के खिलाफ में जो है 8-8, 9-9 धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इससे भी ज्यादा कोई और अन्याय हो सकता, खुला हुआ जो आंखों के सामने दिख रहा है। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत गंभीर विषय है। अदालतों को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ईमानदारी के साथ में, क्योंकि अदालतें जो हैं वो न्याय का एक मंदिर ही नहीं है, न्याय दिलाने की एक सबसे बड़ी और सबसे मजबूत संस्था है। ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको ये अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है कि कहीं भी ऐसी व्यवस्था देकर तो सुमोटो एक्शन ले सकती हैं। और इसमें यूं ले लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ ही जब एफआईआर हो गई, फिर तो मैं नहीं समझता कि कहीं किसी से कोई उम्मीद रखी जानी चाहिए शासन प्रशासन से कि कोई न्याय मिलेगा। सर, इसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन ये केस होता है इंदौर में, और उसके बाद अजमेर से एक और खबर आती है जहां एक परिवार को, पूरे परिवार को, मुस्लिम परिवार को पीटा जाता है। उनसे इसी तरीके से उन्हें पाकिस्तान चले जाओ उन्हें कहा जाता है। देखिए, ये एक माहौल इस समय जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये बिना किसी कारण के नहीं है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, वो बहुत नजदीक है। आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं मीडिया पे, आप सब लोग लोगों से पूछ रहे हैं उनके विषय में, तो उसके लिए 5 महीने मुश्किल से रह गए हैं। फरवरी मार्च में चुनाव होना है और इस समय अब जो आप हम बात कर रहे हैं, आज 24 अगस्त हो गई है। तो इन 5 महीनों में वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है, आरएसएस को मालूम है, इस समय देश में माहौल बहुत बुरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है और उनके साथ वो 18-20% लोगों के अलावा कोई भी नहीं है और वो किसी भी राज्य में जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो माहौल फिर वही ध्रुवीकरण माहौल जो हिंदू और मुस्लिम वाला,
माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी घटनाओं के पीछे केवल वही सोच है, और ये सोच इस बात से पक्की हो जाती है कि जब जो अपराधी लोग हैं उन्हें बचाने के लिए संघ के लोग आते हैं, हिंदू संगठनों के लोग आते हैं, तो उनकी प्री प्लान जो मानसिकता है वो पूरी तरह से दुनिया के सामने नंगी हो जाती है। ये समझने की बात। सर, देश के प्रधानमंत्री जो जिनको कहा जाता है कि इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पे बीजेपी उन्हें पेश करने की कोशिश करती है लगातार। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ जो सर्वेज हुए हैं, जो सर्वे करती हैं जो कंपनियां, उनके सर्वेज में ये सामने आया है, और खुद इंडिया टुडे के एक सर्वे में सामने आया है कि प्रधानमंत्री के तौर पे लोग किसको देखना चाहते हैं। तो इस सर्वे में पहले जहां 66% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे, वो संख्या अब 24% हो गई है। यानी कि उनकी जो लोकप्रियता है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, लोकप्रियता तो गिरने की बात छोड़िए, मैं आपको कह सकता हूं पूजा जी कि लोकप्रियता तो माइनस में है। ये 24 जो है ना, शायद सही ढंग से या तो लिखने में या कहीं पढ़ने में कहीं कोई गड़बड़ हुई है, इसके पहले माइनस लगा होगा, -24। ये स्थिति आ गई है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी आपने एक उदाहरण से आप समझे कि किस तरह से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, और बार बार वही बातें दोहराई जा रही हैं। अभी 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण दिया गया, बड़ी क्लिप सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है कि जो बातें 3 साल पहले कही गई, वही बातें, सेम वही शब्द वो दोहराए जा रहे हैं। जैसे आपने उसमें देखा कि 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो ये स्थिति है कि 100 लाख करोड़ का तुम 3 साल से लगातार कर रहे हो, और घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, वो वाली बात होगी, तुम्हारे पास है कुछ नहीं। -24 तक आपकी जो है 23.9 तक गई थी, उससे 24 ही कहेंगे, -24 तक आपकी जो है जो ग्रोथ है वो जा चुकी थी, अभी भी -8 में चल रही है आप, और कह रहे हैं कि आप इतने लाख करोड़ का करेंगे। ये केवल धोखा है, क्योंकि बीजेपी ने, आप कल का ही एक अगर देखें, एक पूरी बुक छापी है जिसको उन्होंने कहा है नेशनल मोनेटाइजेशन करके कुछ किया है, यानी जो संपत्तियां हैं देश की उनको बेचने की बात कही है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल। तो बीजेपी और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी, इनके सलाहकार, इनकी पूरी टीम इस्तेमाल करती है वो मोटे मोटे शब्द, वो बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें, और उसके अंदर होता कुछ नहीं सिवाय देश को तबाह और बर्बाद करने के। तो पॉपुलैरिटी जो है ये 24 नहीं है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं ये -24 होगी। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? बेवजह नहीं मैं कह रहा। आप ही लोगों के सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, अभी करीब 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले एक सर्वे आया था जिसमें अमेरिका की तरफ से सर्वे था, फिर यहाँ की भी कुछ एजेंसियां थी, उन्होंने भी सर्वे किया था, और फिर यहाँ के सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म है, उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें एक लल्लन टॉप भी था, एक DS4 भी था, और एक और था लाइव करके शायद। इन लोगों ने जो सर्वे किया था उसमें 8 से 9% तक रह गई थी, और बल्कि एक किसी बड़े पत्रकार से पूछा भी गया था तो उसने कहा कि 8% है। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है, जो उस पे है एक सत्यहिंदी.com पे बाकायदा जबरदस्त डिबेट थी, उसमें कहा कि 8% पॉपुलैरिटी रह गई है। तो जब ये 3 महीने पहले 8% थी, अब तो 24 की बात कैसे हो सकती है? जब घटी है, निश्चित रूप से माइनस में गई है। आज की तारीख में कोई प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके कारण है, वैसे ही नहीं है। जिस तरह से देश को तबाह किया कोरोना काल में हम सबने देखा, और इस पूरे 1.5 साल के कोरोना काल में 15 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, ये हवा में नहीं। और फिर आप हर चीज को आप बेच रहे हो, यानी अब जो कल का वो पूरा देखा जाए तो उसके हिसाब से पता लग रहा है कि 26,700 किलोमीटर आप सड़कें हैं उनको बेच रहे हो। बनाई किसने? सरकार ने। सरकार ने किसके पैसे से? जनता के पैसे से आप उन्हें बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 1,60,000 करोड़ में, 1,60,000 करोड़ में आप उन सड़कों को बेच रहे हैं, यानी उनसे इतना पैसा कमाओगे तो महंगाई कितनी बढ़ेगी। यानी जो आज की तारीख में 2 रुपए किलोमीटर रोड टैक्स देना पड़ रहा है, टोल टैक्स जिसे आप कहेंगे, कल कितना टोल टैक्स हो जाएगा, क्या हालत करें। मतलब आप लोगों को जो खून चूसने वाली, नोचने वाली स्थिति है, उस स्थिति में आप काम कर रहे हो। पॉपुलैरिटी कहां से रहे? सर, महंगाई की मार तो जनता ऑलरेडी झेल रही है, और इसके अलावा अब जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर आने वाले दिनों में देखने को बखूबी मिल जाएगा। इसके अलावा एक और मुद्दा है, उमर खालिद के बारे में आप जानते होंगे जी। पिछले 1 साल से वो जेल में है, और अब उनकी सुनवाई के दौरान एक बड़ा ही हास्यास्पद मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आती है, दिल्ली पुलिस ने जो क्लिप कोर्ट में रखी है, उस क्लिप को वो कहते हैं कि ये सोर्स हमें
रिपब्लिक टीवी और नेटवर्क 18 से मिला है। और जब उन चैनल से पूछा गया तो वो कहते हैं कि हमने अमित मालवीय की ट्वीट से ये वीडियो उठाया था। मतलब इस आधार पे कि एक ट्वीट के आधार पे, एक वीडियो के आधार पे एक युवा को आप 1 साल तक जेल में रखते हैं और अब उसकी कार्रवाई आप कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसे सबसे बड़े, देखिए मैं पुलिस को तो क्या कहूंगा, क्योंकि वो तो गृह मंत्री के अंडर में काम कर रही है। तो जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पा रहा हो, जिसका काम ही देश में जो है झूठे मुकदमे लोगों पर करवाना और यूएपीए जैसे गंभीर मतलब कानून के तहत लोगों को बंद रखना ताकि लोगों को बेल ना मिले, इसके बाद जो फिर मैं वही बात कहता हूं कि ये सारी चीजें जो पुलिस कर रही है इसकी देखभाल, इससे लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? अदालत की। जब आपके सामने बात है तो ये निश्चित रूप से अदालत के सामने बात आई है। जब अदालत के सामने बात आ रही है तो अदालत ने इन पुलिस वालों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की, एक एक्शन क्यों नहीं लिया कि किस तरह से तुम। और अमित मालवीय कौन है? अमित मालवीय बीजेपी का आईटी सेल का हेड है। इसका मतलब यह है कि सारी प्लानिंग जो है वो बीजेपी की है और जो आर भारत कौन है वो भी बीजेपी का है। मतलब आर भारत हो और ये आपका अमित मालवीय हो, सारे के सारे, और होम मिनिस्ट्री के अंडर में सारी पुलिस, दिल्ली पुलिस है, तो सब कुछ बीजेपी का षड्यंत्र। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि झूठे मुकदमे बेगुनाह लोगों पर बनाए जा रहे हैं। सरकार जानबूझकर ये काम कर रही है, ये काम सरकार का है, किसी और एक व्यक्ति का नहीं है। और पुलिस जिसकी जिम्मेदारी कानून की रक्षा करने की, संविधान की रक्षा करने की, अफसोस वो अपनी जिम्मेदारी न निभा के एक गुलाम की तरह गृह मंत्री के अंडर में सारी काम करे और झूठे लोगों को फंसाकर ये सारी करे। मैं समझता हूं इस विषय पर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जैसे ये बात हुई और जैसे ये जो चूड़ी वाले की पिटाई हुई, मैं समझता हूं इस देश की जनता को जागना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होकर सड़क पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और इसका जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए, इसका प्रतिरोध करना चाहिए। अन्यथा ये सारी चीजें होती रहेंगी और सब लोगों के सामने और दिक्कतें आएंगी। लोग ही रोक सकते हैं इसको। जब पुलिस इसी कार्रवाई में, पुलिस तो सरकार के साथ खड़े होकर कर रही है, अदालतें भी कुछ कर नहीं रही हैं, तो अंतिम रास्ता किसके पास में है? जनता के पास में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना ना घटे, इनका बाकायदा जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए और सड़क पे आकर आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तभी रुक पाएगा, नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, वो जो कठुआ गैंगरेप हुआ था ना, उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाले थे, सेम ये निकाले यहाँ पे भी। आप पूछो सवाल। सर, लोग सड़कों पे तो हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो लोग हिंदू संगठन के लोग हैं और वो सड़कों पे हैं और उस बेचारे चूड़ी वाले के खिलाफ ही उल्टा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 9 केस पे 9 धाराएं लगा दी गई हैं उस पर। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जैसे कि कठुआ गैंगरेप के समय हुआ था कि जो अपराधी थे उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। और अब एक बार फिर ऐसा ही माहौल है मध्य प्रदेश में, जहां डीजीपी ऑफिस को घेर के लोग तिरंगा हाथों में लिए खड़े हैं और वो भी जिन्होंने उस चूड़ी वाले की तस्लीम की, पिटाई की, उन लोगों को रिहा करने के लिए। देखिए मैं इसीलिए देखिए मैंने जो बात कही है इसीलिए बात कही है कि ये जो जिस तरह से जहां जहां सरकार है, इनकी सरकार के दम पर जिस तरह से इनके हौसले बढ़ रहे हैं, इन जो मतलब अपराधियों को छुड़ाने के लिए आप तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे हो, इसका मतलब आप देश का अपमान कर रहे हो, तिरंगे का अपमान कर रहे हो। ये तो हो ही रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका मुकाबला करने के लिए जब पब्लिक ही मुकाबला करेगी तभी होगा। अफसोस की बात है कि वो पब्लिक जिस पर अत्याचार हो रहे हैं वो तो शांत बैठी है, चुप बैठी है, और वो लोग जो अपराध कर रहे हैं वो सड़क पर हैं। और सड़क पर ऐसे ही नहीं है, तिरंगा हाथ में लेकर, झंडा हाथ में लेकर और अपराधियों के साथ में खड़े होकर मतलब अपराधों को बढ़ावा देने का ये सारा काम कर रहे हैं। वैसे भी बीजेपी के विषय में कोई कहने की बात नहीं, अपराधियों का गढ़ है बीजेपी, अपराधियों को संरक्षण देने की एक बड़ी सुरक्षित पनाहगाह बनी हुई है। इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। एक से नहीं चाह रहा, वो सेंगर हो और उसके बाद से कितने भी लोग हैं, आपने सबको देखा, सेंगर को देखा, चिन्मय आनंद को देखा, कठुआ वाला कांड आपने देखा जिसमें एक बच्ची के साथ में हुआ और उस अपराधियों को बचाने के लिए सड़क पर तिरंगा लेके, झंडा लेके यात्रा करें, वही स्थिति है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। दिक्कत ये बुरे जो लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जिस माहौल को खराब करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर इस समाज को बांटकर इस समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, ये बड़ी दिक्कत नहीं है। बड़ी दिक्कत ये है कि जिन लोगों को इनका मुकाबला करना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए, जिनको इनका विरोध करना चाहिए, वो लोग घरों में बैठे हैं, शांत बैठे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि लोग वो घरों में जो बैठे हैं वो बाहर निकल कर आए, इस बात का मुकाबला करें, इन चीजों का विरोध करें।
सर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो उत्तर